किरण जी बार बार अपने बेटी और बहू दोनों के नंबर पर फ़ोन मिलाए जा रही थी। चिंता का भाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उनके हाथ भी अब कांपने लगे थे। कॉल का जवाब ना मिलने पर चिंताजनक भाव से किरण जी अपने पति प्रकाश जी से बोलती हैं, मैं दोनों को फ़ोन मिला मिला कर थक गई हूँ, पर दोनों में से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। आज हमें यहाँ पूरे 15 दिन हो गए हैं। ना ही दोनों में से कोई अभी तक हमें लेने आया है, ना ही हमें एक बार भी देखने आया है। मेरा तो अब दिल बैठा जा रहा है। पत्नी की बात पर प्रकाश जी भी चिंता दर्शाते हुए बोले, हाँ किरण, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। भगवान जाने सब कुशल मंगल है या नहीं, हमारे बच्चे ठीक भी हैं या नहीं। पत्नी किरण और पति प्रकाश जी रेड क्रॉस चैरिटेबल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पिछले 15 दिनों से एडमिट थे और अब तक अपने बेटे और बहू के उनको लेने ना आने पर और उनका फ़ोन ना उठाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बातें कर रहे थे कि उन दोनों की बातें वार्ड में काम कर रही एक नर्स जिसका नाम इंदु था वह सुन लेती है। और वो किरण जी और प्रकाश जी की बातें सुनकर उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, अरे अंकल आंटी, आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे एकदम ठीक ही होंगे कहीं पर और आप दोनों को यहाँ इस तरह छोड़कर अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। इंदु की बात सुनकर किरण जी और प्रकाश जी चौंकते हुए कहते हैं, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? फिर इंदु दोनों की बात का उत्तर देते हुए कहती है, अंकल आंटी, आप लोगों को बुरा तो लगेगा ही, परंतु आप दोनों ऐसे पहले बुजुर्ग नहीं हैं जिनको उनके बच्चे या चेकअप करवाने या इलाज करवाने के बहाने छोड़ गए हैं। अक्सर इस तरह के केसेस यहाँ होते रहते हैं। आप जैसे यहाँ और भी बुजुर्ग हैं। फिर वो नर्स गहरी सांस लेते हुए बोली, आंटी जी, पहले तो देखकर हम लोगों को भी बड़ा अचंभित लगता था कि ऐसे कैसे कोई संतान इस उम्र में अपने बूढ़े बीमार माता पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर जा सकते हैं और आखिर किसके भरोसे यहाँ छोड़कर जाते हैं। परंतु अब यहाँ हर दिन कोई न कोई संतान अपने माता पिता को छोड़ जाती है, फिर पलटकर भी नहीं देखती। इसीलिए अब तो हमें भी इसकी आदत हो गई है। वैसे तो हम लोग हैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए, हमारा तो काम ही यही है, परंतु हॉस्पिटल कोई रहने की जगह तो नहीं, घर तो आखिर घर होता है। आप चिंता मत कीजिए अंकल आंटी, भगवान सब ठीक करेगा। प्रकाश जी और किरण जी के विवाह को 40 बरस हो चुके थे। प्रकाश जी एक बड़े ही कर्मठ और सज्जन व्यक्ति थे और एक छोटे से फुटवेयर की दुकान चलाते थे। किरण जी ने भी एक अच्छी गृहिणी की भांति पति की कम कमाई में ही पूरा घर अच्छे से संभाल लिया और कभी शिकायत का एक शब्द भी मुंह पर ना लाई। प्रकाश जी ने कड़ी मेहनत करके अपनी सारी इच्छाओं को मार कर पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी ज़मीन खरीदकर प्लॉट का बिजनेस शुरू किया, जिसमें भगवान ने उनको बड़ी तरक्की दी और देखते ही देखते उन्होंने बड़ा घर खरीद लिया और साथ में एक बड़ा सा फुटवेयर का शोरूम भी बना लिया। भगवान ने किरण और प्रकाश जी को एक प्यारा सा बेटा दिया, अजय। चूंकि अब उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की परवरिश में राय बराबर भी कमी न आने दी। अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराया, पर अजय पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान न देता था। प्रकाश जी अक्सर किरण जी से कहते कि किरण, अब तो हमने अपने बेटे के लिए इतनी जमा पूंजी कर दी कि अगर वो कुछ भी ना करे तो वो और उसके होने वाले बच्चे बैठ कर खा सकेंगे। परंतु पति की यह बात किरण जी को कभी ना सुहाती और बोलती, नहीं जी, माता पिता के पास चाहे जितनी भी जमा पूंजी या प्रॉपर्टी हो, परंतु बच्चों को खुद भी मेहनत करनी चाहिए। पता नहीं भाग्य कब किस मोड़ पर लाकर छोड़ दे, इसीलिए खुद भी हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जो जो अजय बड़ा होता गया, उसके लक्षण अपने पिता के विपरीत नजर आने लगे। अजय पिताजी के काम में कभी हाथ ना बटाता। शोरूम को पिताजी उस सहायकों के भरोसे छोड़कर वह पूरा दिन भर घूमता फिरता रहता। आए दिन कभी गोवा, कभी शिमला, कभी नैनीताल ट्रिप पर जाता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता। यही उसका स्वभाव बनता जा रहा था। कभी किरण और प्रकाश जी समझाते तो वह अपने माँ बापूजी की बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। किरण जी और प्रकाश जी ने यह सोचकर उसकी शादी करा दी कि सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। परंतु नीतू से शादी के बाद तो वह और भी अधिक नकारा होता जा रहा था, क्योंकि अब उसे पत्नी के रूप में अपने माँ बाबूजी की मेहनत की कमाई मौज मस्ती में उड़ाने के लिए एक और सहयोगी जो मिल गई थी। नीतू एक मध्य वर्गीय परिवार से थी
और संयोगवश उसका स्वभाव भी अपने पति जैसा घूमने फिरने वाला ही था। यह सोचकर कि पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, पहले अजय अकेला आए दिन कहीं न कहीं घूमने जाया करता था और अब अजय और नीतू दोनों आए दिन कहीं न कहीं ट्रिप पर जाते रहते। यहाँ तक कि दो दो बेटों के जन्म के बाद भी अजय और नीतू ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, ना ही अपने स्वभाव को बदला। आज से लगभग 15-16 दिन पहले नीतू के पास उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आया और उसने नीतू और अजय को इस बार समर वेकेशन में अपने साथ कुल्लू मनाली चलने का आग्रह किया। ये एक लंबा 15 दिन का ट्रिप होने वाला था। नीतू ट्रिप के बारे में अजय से बताते हुए बोली, वो जी दीदी का फ़ोन आया था, वो 15 दिन के लिए अपने साथ कुल्लू मनाली की ट्रिप पर चलने के लिए आग्रह कर रही थी। तो फिर बताइए, कर लूँ आपकी, अपनी और बच्चों की पैकिंग? अजय, हाँ चलते हैं हम भी, पर नीतू 15 दिन के लिए माँ बाबूजी का क्या करेंगे? नीतू, अरे आपकी बुआ भी तो इतने इतने दिन यहाँ रहकर जाती हैं, इन लोगों को भी 15-20 दिन के लिए बुआ के पास भेज दो। अजय पत्नी की बात का उत्तर देते हुए बोला, अरे नीतू, तुम तो जानती हो ना कि बाबूजी को अस्थमा की दिक्कत होने के बाद से माँ को इधर उधर किसी के घर जाकर रहना पसंद नहीं है। इस पर नीतू बोली, भाई ट्रिप पर तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, चाहे कुछ भी तिगड़म लगाना हो। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं निकाल ही लूँगी। यही सब बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। आज का अखबार कहाँ है? अगले दिन सुबह को अजय ने नीतू से कहा। नीतू अजय को अखबार पकड़ाते हुए बोली, लीजिए ये रहा। अजय, अरे आज तो इतवार है ना, तो वो साहित्य वाला पेज कहाँ है? वो पेज तो जी मैंने अपनी अलमारी में रख दिया है, नीतू ने उत्तर दिया। अजय कुछ हैरान सा होकर बोला, अरे तुमने अलमारी में क्यों रखा है? नीतू अजय के बगल में बैठते हुए धीरे से बोली, अरे उसमें आज एक कहानी आई है। कहानी बड़ी अजीब है पर है हमारे काम की। कहीं गलती से माँ बाबूजी ना पढ़ लें, इसीलिए मैंने छुपा कर अलमारी में रख दिया था। फिर वह बोली, लगता है आजकल के लेखक कुछ ज़्यादा ही आगे की सोचने लगे हैं। पत्नी के पास सुन अजय बोला, अच्छा ऐसा क्या लिख दिया है लेखक ने जो इतनी तारीफ कर रही हो? नीतू उत्साहित होते हुए बोली, लेखक ने लिखा है कि यदि बूढ़े माता पिता सैर सपाटे में बाधा बने तो उन्हें अस्पताल में छोड़ दें चेकअप करवाने के बहाने। बस यही है हमारी समस्या का समाधान भी। रात ही इस बारे में बात की और सुबह ही भगवान ने हमारी समस्या सुलझा दी। भगवान भी चाहते हैं कि हम ट्रिप पर जाएं। मैं अभी आपको वो पेज लाकर दिखाती हूँ। नीतू दौड़ते हुए कमरे में गई और अलमारी में से साहित्य वाला पेज लेकर आई और अजय के हाथ में थमाते हुए बोली, लीजिए आप खुद भी पढ़ लीजिए। अजय, अच्छा ज़रा मैं भी तो देखूं, कहते हुए अखबार के संडे स्पेशल पेज में प्रकाशित स्थायी समाधान पढ़ने लगा। कहानी के अनुसार नायक अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर परेशान था कि उनकी सप्ताह भर के लिए ऐसी व्यवस्था कहाँ की जाए जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको अपने परिवार सहित अपनी ससुराल में होने वाली शादी में जाना था। तब उसका दोस्त उसे समाधान बताता है कि वह अपने माता पिता को शहर के एक होटल जैसे अस्पताल में चेकअप के बहाने भर्ती करवा दे। नायक को दोस्त का सुझाव बहुत पसंद आता है। एक बार में ही अजय पूरी कहानी पढ़ गया। नीतू पति के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। कहानी पढ़ के दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। नीतू सबके लिए नाश्ता बनाकर लाई और नाश्ता करने के बाद अजय बड़े ही प्यार से अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी आपका और माँ का रूटीन चेकअप कराए काफ़ी समय हो गया है, करा लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि बाबूजी इस बार आपके अस्थमा के प्रॉब्लम को किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। प्रकाश जी, अच्छा बेटा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। अजय फिर बोला, माँ वो शहर से थोड़ी दूरी पर वो जो जयपुर हाईवे वाला रोड है ना, वहाँ पर रेड क्रॉस करके एक नया चैरिटेबल हॉस्पिटल खुला है। मेरा दोस्त मानव है ना, उसके पापा की हार्ट की ओपन सर्जरी वहीं पर हुई है। बता रहा था काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ और खर्चा भी काफ़ी कम आया है। काफ़ी रिपोर्ट्स भी वो लोग अपने पास से ही कर देते हैं और दवाइयाँ भी 25% के डिस्काउंट पर देते हैं। और बुज़ुर्गों के लिए तो और अच्छा डिस्काउंट होता है। बेटे के पास सुन किरण जी बोली, तब तो बहुत अच्छा है बेटा,
पिछली बार मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया था तो कितना अधिक खर्चा हो गया था। यह चैरिटेबल हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। मेरे और तेरे बाबूजी के सारे चेकअप भी हो जाएंगे और खर्चा भी बहुत कम आएगा। नीतू भी पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ माँ, मेरी दीदी की सास माँ ने भी इसी बार वही अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाया था। दीदी बता रही थी कि मरीज़ की काफ़ी अच्छे से देखभाल करते हैं वहाँ पर भर्ती होने वालों की सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों की और वहाँ के स्टाफ की होती है, खाने पीने से लेकर जांच और रिपोर्ट तक की। बहू की बात सुन प्रकाश जी और किरण जी दोनों ने एक साथ बोला, सही है बेटा, फिर हम भी वहीं दिखा लेते हैं इस बार। अजय बोला, हम आपको कल वहाँ लेकर चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं और आप दोनों की सारी जांचें कितने दिन में हो जाएंगी। मुझे लगता है सारी जांचें होने और रिपोर्ट मिलने तक हफ्ता भर से अधिक ही लग जाएगा। उसके हिसाब से अगर आपको भर्ती कराना हुआ तो भर्ती करा देंगे और इधर से मैं या नीतू आपसे मिलने को चक्कर लगा देंगे और सारे चेकअप हो जाने के बाद आपको लेने आ जाएंगे। नीतू भी मस्का लगाते हुए बोली, हाँ माँ जी, मैं आपके और बाबूजी की ज़रूरत की सारी चीज़ें छोटे से बैग में रख दूँगी, बाकी कुछ भी ज़रूरत होगी तो आप हमें फ़ोन कर देना। किरण जी, ठीक है बहू। अगले दिन प्रकाश और नीतू माँ और बाबूजी को रेड क्रॉस चैरिटेबल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ उनका चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर उनको वहाँ 8 दिन का बोलकर भर्ती करवा देते हैं, किंतु उन्हें आज 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बेटा बहू का कोई अता पता नहीं। नर्स की बातों से दोनों दंपति सहम से जाते हैं, परंतु अब भी उनके मन में अपने बच्चों को लेकर डर सता रहा था। उन्होंने इंदु से आग्रह किया कि बेटा, तुम हमारे जाने का इंतज़ाम करा दो, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, जो थे वो इन 15 दिनों में सब खत्म हो चुके हैं। हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। उनके ये बात सुन इंदु फुर से मुस्कुराई और बोली, माता पिता कितने सीधे साधे होते हैं, बच्चे उनका आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और माता पिता उनके लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। इंदु अपने मन में सोचती है, अंकल आंटी जी, आपको पता नहीं है, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। इंदु उनके घर जाने का पूरा इंतज़ाम करा देती है। दोनों इंदु के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल आते हैं। हॉस्पिटल उनके घर से काफ़ी दूरी पर पड़ता था। जैसे तैसे थक हार के दोनों घर पहुँचते हैं तो अवाक रह जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों बुजुर्ग हड़बड़ा उठे, एक दूसरे की तरफ चौंकते हुए देखने लगे। यह क्या? उनके घर में तो बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है। अपने घर में ताला देख दोनों वहीं बाहर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके मन में ढेरों सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। जी अजय कहाँ गया है? किरण जी दुखी मन से बोलती हैं। प्रकाश जी, गया होगा कहीं सैर सपाटे में बच्चों के साथ। ये आज की कोई नई बात थोड़ी ना है उसकी। हमें हॉस्पिटल भर्ती करा के खुद घूमने चल दिए और हम उन्हें याद भी नहीं। तुम यहीं बैठो, थक गई हो, मैं दुकान पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है अजय दुकान पर चाबी दे गया हो। प्रकाश जी दुकान जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि अजय तो किसी को भी चाबी नहीं देकर गया है। यह सुनते ही प्रकाश जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्हें इतना गुस्सा आता है कि अजय सामने होता तो उसको गोली मार देता। थके हारे प्रकाश जी ताले की दुकान पर जाते हैं और ताले वाले को साथ लाकर अपने घर पर पड़े ताले की चाबी बनवाते हैं। उसे बनने में आधा घंटा लग जाता है। दोनों बुजुर्ग घर के बाहर ताला खुलने के इंतज़ार में वहीं घर के चबूतरे पर बैठे रहते हैं। दोनों थककर चूर हो चुके थे और भूख भी बहुत जोर की लग रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उनके पड़ोसी गुप्ता जी वहाँ से गुजरे तो उन्हें ऐसे बाहर बैठे देख उनसे सवाल करते हैं। दोनों अपने आंसू साफ करते हैं। क्यों प्रकाश जी, क्या बात? आप ऐसे घर के बाहर और ये ताला? ये तो अजय लगा कर गया था और आप तो अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे ना। कैसी रही बहन के यहाँ की ट्रिप? यह सुनते ही प्रकाश जी और किरण जी तिलमिला उठते हैं और गुप्ता जी से कहते हैं, आपको भी अजय ने बहका दिया गुप्ता जी। हम बहन के यहाँ नहीं, हॉस्पिटल की ट्रिप लेकर आ रहे हैं। गुप्ता जी चौंक जाते हैं। वह वहीं प्रकाश जी के पास बैठ जाते हैं। प्रकाश जी उन्हें सब बता देते हैं।
गुप्ता जी उन्हें कहते हैं कि आजकल के संतानों का यही हाल है, लेकिन यह नहीं जानते जो बीज बोगे वही कल काटोगे। जो आज अपने माता पिता के साथ करेंगे वही कल इनके साथ भी होगा, बल्कि इनके साथ तो इससे भी अधिक बुरा होगा। बातें करते हुए काफ़ी देर हो जाती है, इतने में ताला भी खुल जाता है। लीजिए प्रकाश जी, खुल गया आपका ताला। अब आप लोग खाइए पिए और आराम कीजिए, गुप्ता जी ने घर के चबूतरे से उठते हुए कहा और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों दंपत्ति अंदर जाते हैं। किरण जी सबसे पहले किचन जाती हैं और जल्दी से दाल रोटी बना कर ले आती हैं। दोनों अपना पेट भरते हैं और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रकाश जी अजय की बात करते हुए कहते हैं, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। हमने सोचा था हमने अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर दिया है तो वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सहारा तो क्या बनता और बुढ़ापे में हमें धोखा दे दिया। हमें क्या ज़रूरत थी इतने बड़े घर की, हम लोग तो छोटे से घर में भी रह सकते थे। किरण जी, मैं तो आपको पहले ही बोलती थी कि उसके लिए इतना कुछ मत करो, उसे भी मेहनत करने दो। आजकल की संतानों को माता पिता नहीं चाहिए, बस उनका पैसा चाहिए। लेकिन नहीं, लो अब भुगतो परिणाम। प्रकाश जी, परिणाम हम नहीं अजय भुगतेगा। किरण, अभी तक अजय ने मेरा प्यार और मेरा पैसा देखा है, अब तुम देखना मैं उसे क्या क्या दिखाता हूँ। किरण जी, मुझे भी इसी दिन का इंतज़ार है जी। उसको ऐसा सबक सिखाना है कि आगे से कोई भी संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। इतिहास लिखा जाना चाहिए जी, इतिहास ही लिखेंगी मेरी धर्मपत्नी, तुम चिंता मत करो। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह सवेरे जागकर दोनों फ्रेश होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने काम को अंजाम देने में लग जाते हैं। अपने वकील को घर बुलाते हैं और घर दुकान के पेपर्स तैयार करा लेते हैं। पेपर्स तैयार होने के बाद दोनों खन्ना जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। खन्ना जी इसी शहर के बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कई बार प्रकाश जी को बोला था कि जब भी घर और दुकान बेचने का इरादा हो तो मुझे बेच देना, लेकिन हर बार प्रकाश जी यही बोल दिया करते थे कि नहीं खन्ना जी, ये हमारे बेटे की संपत्ति है, हमारे बाद सब उसका ही तो है, इसे बेचने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। खन्ना जी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। खन्ना जी की पत्नी शीला जी ने उनका अभिवादन किया, उन्हें चाय नाश्ता कराया और उनसे बहुत सी बातें की। शीला जी ने उन्हें बताया कि खन्ना जी कल घर पर ही होंगे, आप कल आ जाना। तो कल का आने का बोलकर दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर से खन्ना जी के यहाँ जाते हैं। खन्ना जी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। क्या बात प्रकाश जी, आप हमारे यहाँ, सब कुशल मंगल तो है ना? प्रकाश जी, हाँ खन्ना जी, सब बढ़िया ही है, बस घर और शोरूम आपको सौंपने आए हैं। खन्ना जी, क्या बात कर रहे हैं आप, अब आपका इरादा कैसे बन गया? बस जब संतान धोखा दे जाए तो इरादा बन ही जाता है, प्रकाश जी लंबी सांस भरकर कहते हैं। फिर प्रकाश जी खन्ना जी को सब बातें बता देते हैं। खन्ना जी सभी बातें सुनकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। उनकी डील पक्की हो जाती है, पेपर्स साइन हो जाते हैं और अब प्रकाश जी का घर और शोरूम खन्ना जी का हो चुका था। रुपये आधी आधी रकम के तौर पर प्रकाश जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। प्रकाश जी रकम के कुछ हिस्से से एक छोटा सा घर और एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और बाकी की सारी रकम रेड क्रॉस हॉस्पिटल के नाम कर देते हैं। हॉस्पिटल में जब किरण जी और प्रकाश जी इंदु से मिलती हैं तो उसे कहते हैं, बेटा हमसे अधिक तो तुम्हें पता है कि आज की संतान कैसे माँ बाप का बेवकूफ़ बनाकर उन्हें धोखा देती है, लेकिन बेटा वो ये नहीं जानते कि वो हमसे पैदा हुए हैं, हम उनसे पैदा नहीं हुए हैं। अगर माँ बाप बच्चों को दुनिया में ला सकते हैं, उन्हें अच्छा जीवन दे सकते हैं, उनके लिए इतना कुछ खड़ा कर सकते हैं, तो सोचो क्या कुछ नहीं कर सकते। माता पिता को बेवकूफ़ समझने की भूल उन्हें भारी पड़ेगी, हम भी उनके बाप हैं। प्रकाश जी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा तो इंदु भी उनकी बातों और उनके स्वाभिमान को देखकर दंग रह गई और उसने प्रकाश जी को सैल्यूट किया। तो प्रकाश जी ने और किरण जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और अपने नए घर की ओर चल पड़े।
दोनों ने अपना एक छोटा सा नया संसार बसा लिया। उधर 2 दिन बाद अजय, नीतू और बच्चे मस्त मगन होकर हाथों में बैग्स लेकर जैसे ही घर के सामने पहुंचे तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सामने उनका घर नहीं मलबा पड़ा हुआ था। अब उनका घर मलबे में बदल चुका था। अजय, नीतू और बच्चे सब आगे दौड़े तो वहाँ उन्हें रोक लिया गया। अजय ने कहा, ये हमारा घर है, इसे क्यों तोड़ रहे हो? वहाँ खन्ना जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये घर तुम्हारा तो कभी था ही नहीं, प्रकाश जी का था और अब मेरा हो चुका है। और बहुत जल्द यहाँ तुम मेरे होटल में लंच डिनर करने आओगे, वो भी तब जब तुम्हारी जेब में खुद का पैसा होगा। अजय अपना सिर पकड़ते हुए हड़बड़ाते हुए दुकान की ओर दौड़ा। वहां जाकर देखा तो उसमें भी ताला पड़ा हुआ था। वह वहीं खड़ा होकर अपना सिर पीटते हुए चिल्लाने लगा। वहां आसपास के लोग अजय को जानते थे, सब उसके पास इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे, क्योंकि वहाँ सबको अजय के स्वभाव का पता था कि वो कितना नकारा है और अपने माता पिता को कितना दुखी रखता है। मैं बर्बाद हो गया, एक गलती के कारण मैंने सब खो दिया, माता पिता, जायदाद, सबको खो दिया। चिल्लाते हुए फिर से घर के सामने पहुंचा तो नीतू ने उसे धक्का देकर कहा, कहाँ गए तुम्हारे माँ बाप सब बेचकर? कहाँ जाएंगे हम? और छोड़ो उन्हें हॉस्पिटल में, देख लिया नतीजा। इतना सुन अजय गुस्से से लाल होकर जोरदार तमाचा नीतू को रसीद कर देता है। मैंने छोड़ा था या तुमने? तुम्हें ही घूमने की लगी थी, तुमने ही पेपर में वो कहानी पढ़ी थी और अब मुझे ये बात बता रही हो। नीतू भी गुस्से में तिलमिलाए हुए बोलती है, तू तो कुछ भी करता ही नहीं है, निकम्मा कहीं का। मैं जा रही हूँ मायके बच्चों को लेकर, जब खुद का घर बना लेगा तब बुला लेना हमें भी। पत्नी और बच्चों को जाता देख अजय गुस्सा शांत करते हुए बोलता है कि माँ बाप कहाँ लेकर जाते हैं, सब हमारा ही तो है। उन्हें ढूंढते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ कर देंगे, आखिर माता पिता जो हैं। नीतू उसके साथ चलने से मना करती है तो कैसे भी करके उसे मना लेता है और इधर उधर से पूछताछ कर माता पिता के पास पहुंच ही जाते हैं। प्रकाश जी और किरण जी ने तो कमरों का एक छोटा सा घर और उसकी ही साइड में एक छोटी सी दुकान खरीद ली थी, जिसे उन्होंने जूतों की ही की। जिस टाइम अजय बीवी बच्चों के साथ वहां पहुंचा तो प्रकाश जी और किरण जी दोनों दुकान पर ही बैठे हुए थे। अजय दौड़ता हुआ उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। वहीं नीतू भी सास के चरणों में जा गिरी। किरण जी ने दबा के थप्पड़ नीतू के गाल पर जड़ दिया। वहीं प्रकाश जी ने अजय के सीने पर लात मारकर उसे धकेल दिया और बोले, कौन है तू और ये क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ? अजय रोता हुआ बोला, बाबूजी, मैं आपका अजय, आपका इकलौता बेटा। प्रकाश जी, मेरे बेटे को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। अरे ओ बिरजू, मनीष, गोपाल, माथुर, ज़रा आना इधर को, देखो ये गुंडा मुझे परेशान कर रहा है। प्रकाश जी की आवाज़ लगाने पर आसपास के सब दुकानदार दौड़े आते हैं, जो प्रकाश जी को बड़ा मान सम्मान देते हैं। देखो भाई लोग, ये आदमी और ये औरत हमें धमकी दे रहे हैं कि पैसा ना दिया तो जान से मार देंगे। इतना सुन सबने अजय को उठाकर दुकान से बाहर फेंक दिया। नीतू को भी किरण जी ने दुकान के बाहर धक्का दे दिया। बच्चे भी उनके पास चले गए, उन्हें सबने वहाँ से भगा दिया। प्रकाश जी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हमसे पंगा लेने चले थे, छछूंदर कहीं का। किरण जी भी बोल पड़ी, अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। अभी तक तो ये भी नहीं पता सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ को छुपता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि ग्राहक आ जाते हैं और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। दोनों अपने छोटे से घर में चैन सुकून से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं नीतू बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अजय अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।